नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल टावर कैसे लगाया जाता है, क्या तरीका होता है। लोग बोलते हैं ना, कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐड दिया रहता है मोबाइल टावर लगवाएं, 95 लाख पाएँ और एक बंदे को के लिए जॉब पाएँ। बहुत कुछ चीज़ें उसमें दी हुई होती है, बट क्या वो सच होता है? तो आइए हम जानते हैं आज। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैं थोड़ा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा नाम है अनिल और मैं एक टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी में एक अच्छे लेवल पे काम करता हूं। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ अगर साझा करूंगा तो आप लोग जान पाएंगे कि टावर लगवाने का एग्जैक्टली तरीका क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस बेसिस पे हम लोग टावर लगवा पाते हैं या क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट आती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग इसमें आगे। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा टावर है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक ये जीएसएम एंटीना, इसको हम लोग जीएसएम एंटीना बोलते हैं। जीएसएम वैसे एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको जीएसएम एंटीना बोलते हैं। ठीक है, जीएसएम एंटीना यहाँ पे नीचे पोर्ट होते हैं, यहाँ पे तो कई बार 2 पोर्ट का भी एंटीना आता है, उसमें 2G टेक्नोलॉजी होती है। कई बार 4 पोर्ट का आता है, उसमें 2G 3G दोनों होता है, या 2G 4G होता है। कई बार 3 पोर्ट का होता है। ठीक है, 3 पोर्ट का कह रहा हूँ। कई बार 6 पोर्ट का होता है, 3 पोर्ट नहीं, मतलब 3 पेयर का पोर्ट। ठीक है, तो 6 पेयर का 2G 3G 4G, और कई बार इसमें 8 पोर्ट भी होते हैं। तो 8 पोर्ट में 2G 3G और 4G के दोनों दोनों या तो कई बार बैंड रहते हैं या फिर टेक्नोलॉजीज रहती है, जैसे कि FDD फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन डिप्लेक्सिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि 3 ही डायरेक्शन में क्यों होता है, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 0 से लेके 120 डिग्री, जैसे कि आप लोगों को पता हो, जो जिन लोगों ने थोड़ा साइंस वगैरह पढ़ा है, तो ये पूरा राउंड जो बनता है वो 360 डिग्री में बनता है। तो 0 से लेके 120, 120 से लेके 240 और 240 से लेके 360, तो इस डायरेक्शन में ये लगाए जाते हैं। अभी अगर आप इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस तरफ ये कवरेज नहीं दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें वो रहेंगी, क्या बोलते हैं, ये जो एंटीना देख रहा है, ये इधर की तरफ देख रहा है, ये इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, उस साइड कुछ भी नहीं है। इसको अगर ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे करके यहाँ पे तीनों डायरेक्शंस को कवर, चारों डायरेक्शंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत रही नहीं होगी, इस वजह से इसको नहीं लगाया गया है। इस वजह से उसको प्रॉपर एजीमुथ नहीं दिया गया है। अभी बात करते हैं कि ये जो आगे ये जो एंटीना है, इसका क्या काम होता है। ये क्या काम करता है, ये एक टावर से दूसरे टावर को लिंक होके डायरेक्टली अपना जाता है बीएससी तक। बीएससी क्या होती है? बीएससी होती है जो एक टावर को कंट्रोल करने के लिए होती है, मतलब बीएससी से आप कनेक्टेड रहेंगे तभी आपकी कॉल चलेगी। तो ये एंटीना या फाइबर ये आपको कनेक्ट करता है बीएससी से, और बीएससी कनेक्ट होती है एमएससी से, और एमएससी अपना बैक एंड पे या कोर नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है। तो ये हमने जाना कि यहाँ पे एग्जैक्टली कि टावर में क्या क्या फंक्शन है, इसी के थ्रू हमारी कॉल डिटेल्स वगैरह चलती है। कॉल डिटेल्स वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे दूसरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर करूंगा, तो आप लोग उसके थ्रू जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि अब क्या होता है कि टावर की रिक्वायरमेंट आई कैसे, टावर की एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ पे 5 टावर मैंने दिखाए हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेटर के हो, जैसे कि ये एयरटेल या वोडाफोन या रिलायंस या यूनिनॉर, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के टावर रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक टावर जिस कंपनी का है, सेम टावर है वो यहाँ पे हो, लेकिन अगल बगल में तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अगल बगल में इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक ही प्लेस पे 2 टावर की रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी, इस वजह से। तो अब होता क्या है कि ये जो एंटीने वगैरह लगे हैं ना, तो इसमें जैसे कि एक बंदा यहाँ से मूव हुआ, तो क्या हुआ कि पहले वो यहाँ से आ रहा था, तो उसकी कॉल इस वाले जीएसएम के थ्रू चल रही थी। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो यहाँ पे उसका ये कॉल इस जीएसएम एंटीने से हैंडओवर हो गया इस पे, और कॉल आ गई आपकी इस वाले एंटीने के थ्रू। थोड़ा जब वो आगे बढ़ा तो कॉल आपकी यहाँ पे आ गई, फिर वो आगे जाता गया, पता चला कि सेम, जैसे कि ये मान लीजिए हम एयरटेल ऑपरेटर मान लेते हैं, और सेम ऑपरेटर का यहाँ पे एक दूसरा टावर है। ठीक है, क्योंकि दिख भी रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, बट नियर बाई टावर नहीं रहेंगे एक ही ऑपरेटर के, तो कम से कम मिनिमम 200 से 300 मीटर डिस्टेंस तो रहेगी। ठीक है, तो जब वो बंदा आगे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब बंदा गया तो यहाँ पे सडनली उसका कॉल ड्रॉप हो गया। मतलब यहाँ पे इस एंटीने से और यहाँ का जो एंटीना इधर देखेगा, तो इन दोनों के एंटीने के बीच में हैंडओवर नहीं हो पाया, या हैंडओवर डिफाइन था बैक एंड से कोर नेटवर्क से, लेकिन फिर भी हैंडओवर हुआ नहीं क्योंकि कवरेज का इश्यू रहेगा। तब क्या होगा कि यहाँ पे एक हमारी टीम आती है, उसको बोलते हैं आरएफ ऑप्टिमाइजेशन टीम। वो क्या करेगी, वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एंटीने को टिल्ट टिल्ट बोले तो आगे झुका सकते हैं,
यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिकल टिल्ट होती है, यहाँ मैकेनिकल टिल्ट होती है। तो उसके थ्रू ये लोग ऑप्टिमाइज करेंगे एंटीना इधर भी और इधर भी। अगर ये इशू क्लोज हो गया, मतलब ये हैंडओवर का इशू जो चल रहा था बीच में, जो कॉल ड्रॉप हुई थी बंदे की, अगर वो इशू क्लोज हो गया तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इशू यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और अगर क्लोज नहीं हुआ, अगर क्लोज नहीं हुआ तभी यहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट आएगी। अब उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि 24 आवर्स में की परफॉर्मेंस इंडेक्स एक रिपोर्ट निकलती है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जो रिपोर्ट निकलती है उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हाँ उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं कि किस वजह से एग्जैक्टली ड्रॉप हुआ, हैंडओवर की वजह से जो प्रॉब्लम आता है मेन, वो मेजरली इसमें चेक किया जाता है आरएफ ऑप्टिमाइजेशन टीम के थ्रू। ठीक है, अब जब यहाँ पे न्यू टावर की रिक्वायरमेंट आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे आरएफ ऑप्टिमाइजेशन टीम अपना प्लान भेज देगी कि भैया देखो यहाँ पे हमारा कॉल ड्रॉप हो रहा है, देन वो जाएगा हमारा नेक्स्ट टीम के पास में, आरएफ प्लानिंग टीम के पास में। ठीक, तो अब आरएफ प्लानिंग टीम क्या करेगी, आरएफ प्लानिंग टीम क्या करेगी, वो यहाँ पे एक बंदे को भेजेगी, वो बंदा यहाँ पे आके अपना बाइनोकुलर दूरबीन से और बाकी सब चीज़ों से अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू आके यहाँ पे सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद में वो बंदा बताएगा कि हाँ यहाँ पे जो टावर आएगा उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए और उसका नियर बाय किसी टावर से लिंक हो सकता है या नहीं हो सकता है, और मतलब मिनिमम यहाँ पे कितने कितने हाइट की टावर की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे छत है ऑलरेडी। और अगर जैसे ये मैं मतलब ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन अगर यही हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर बात करें ना, तो वो बंदा वहाँ पे जाके चेक कर पाएगा, और उसके लिए वो लोग गूगल अर्थ वगैरह भी यूज करते हैं। तो बैकएंड से भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद में तब जाके वहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट आएगी। जब टावर की रिक्वायरमेंट आएगी तो वहाँ पे आरएफ प्लानिंग टीम ने भैया अपना सर्वे कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने दिखाया था ये गोल वाला एंटीना है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो सर्वे इस पर्टिकुलर इसका हुआ था आपका जीएसएम एंटीने का, इसके बाद में इसका भी सर्वे होगा। तो जो बंदा जाएगा वो फाइबर प्लानिंग का या ट्रांसमिशन प्लानिंग का बंदा भी जाएगा, तो वो दोनों लोग सर्वे एक साथ करेंगे। अब जब इनका सर्वे हो गया तो नए जब टावर की रिक्वायरमेंट आ गई तो यहाँ पे न्यू अपनी टीम आ जाएगी, प्रोजेक्ट टीम, जो डिप्लॉय करवाती है अपना पर्टिकुलर मटेरियल किसी साइट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोजेक्ट टीम ने एक रिक्वायरमेंट दी अपने किसी भी टावर कंपनी, क्योंकि सारी टावर कंपनीज हैं, इनका क्या क्या काम होता है मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी टावर की रिक्वायरमेंट दी, मान लीजिए एटीसी को। तो एटीसी का क्या काम होगा कि एटीसी वहाँ पे बोलेगी, जाके ऑनर से बात करेगी कि भाई साहब हमको यहाँ पे टावर लगवाना है, जो भी रिक्वायरमेंट है। और टावर बन के वहाँ पे जब रेडी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे टावर बन के रेडी होने के बाद में यहाँ पे मेटल लगवाने तक का काम ये सब प्रोजेक्ट टीम करेगा। अब इसके बाद में आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा ना, कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो चेंज मैनेजमेंट टीम करेगी या कोर टीम करेगी। उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे जिस टीम ने बोला था ना आरएफ ऑप्टिमाइजेशन टीम ने, वो टीम यहाँ पे फिर से जाएगी, आरएफ ऑप्टिमाइजेशन टीम यहाँ पे फिर से जाएगी और फिर से ऑप्टिमाइज करेगी। तब वो पता करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ भैया इशू क्लियर हो गया अपना, अभी यहाँ पे हैंडओवर हो रहा है, प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे ईएमएफ टीम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपनी रेज रहेंगी ना, उनका सर्वे भी होगा। ठीक है, तो जब उसका भी सर्वे होगा कि मतलब वहाँ पे टावर का कितना रेडिएशन वगैरह ये है, उसकी रिपोर्ट जाएगी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उसके बाद में आपकी साइट हैंडेड ओवर हो जाएगी ऑपरेशंस टीम को पर्टिकुलर, कि हाँ भैया अब इसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आप कर लो। अब बात आती है कि हमें टावर लगवाना जो है उसके लिए कई बार होता है ना, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि भैया टावर लगवाना है, पता चला न्यूज़पेपर में ऐड दिया। अब न्यूज़पेपर में ऐड देख के उन्होंने उसको कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि ठीक है साहब आप 2000 रुपये जमा कर दो और फिर हम सर्वे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जबकि वो सब कुछ फेक होता है, सब कुछ फेक होता है और सब कुछ फेक होता है। यहाँ पे ये जो कंपनीज है ना, मैं आपको फिर से बता दूं, एटीसी इंडिया, अच्छा टावर भी 2-3 टाइप के आते हैं, जैसे कि एटीसी इंडिया है, टावर विजन है, एसेंट है, इंडस टावर्स है, भारतीय इन्फ्राटेल और इंडस टावर्स दोनों मर्ज हो चुके हैं अभी, और जीटीएल है। तो ये जो 5 कंपनीज है ना, ये टावर लगवाती हैं नॉर्मल टावर। इसके अलावा जो यूबिको है, आईबस है, माइक्रोक्वेल है, तो ये कंपनीज क्या काम करवाती हैं, ये टावर लगवाती हैं, ये तीनों कंपनीज। और एटीसी और इंडस भी, मतलब ये नॉर्मल टावर भी लगवाती है, प्लस ये एक आईबीएस टावर आता है। आईबीएस टावर बोले तो जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या मान लीजिए कहीं पे अपना क्या बोलते हैं मेट्रो का काम चल रहा है या मेट्रो चल रही है, तो वहाँ मेट्रो के अंदर भी तो कवरेज चाहिए होगा ना। तो मेट्रो के अंदर को एक्वायर करने के लिए ये कंपनीज होती हैं, यूबिको हो गया, आईबस हो गया, माइक्रोक्वेल हो गया, और इसके अलावा एटीसी हो गया, इंडस टावर हो गया। लेकिन ये टावर विजन
और एस&डी, ये लोग, ये कंपनीज अपना उसके लिए काम नहीं करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अब जैसे कि मान लीजिए आपको टावर पे रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे आप गए, आपने यहाँ पे industowers.com करके वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट अस या लैंड ओनर का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सेम चीज़, या फिर आप इनको मेल भी कर सकते हैं। ये सारी मेल आईडीज़ वगैरह मैंने इसीलिए प्रोवाइड की हैं ताकि आप लोग आराम से इस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कभी किसी भी न्यूज़पेपर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जिस समय तक मैं जॉब कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, तो कुछ साल पहले मेरे पास में एक लेडी ऑनर आई थी, और एक बार मेरे पास एक उड़ीसा से लेटर आया था किसी अनदर स्टेट में, मैं नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ पे हूँ मैं पोस्टेड। तो मेरे पास एक लेटर आया था और उसमें बताया गया था कि सर मैंने आपको इतना पैसा दे दिया है। अब बंदे ने पैसा किसको दिया, कैसा नहीं, पैसा किसको नहीं दिया, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसने टावर लगवाने के लिए पैसा दिया था। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि ऐसे फालतू फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे, और टावर लगवाने का जो काम होता है उसके लिए आपके इनके रिप्रेजेंटेटिव ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपको जाके आपके लिए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन नहीं टावर लगवाना ही है। अरे भैया एक बात तो बताओ जरा, कि जैसे कि अगर मान लो एक ये टावर लगा है, पास में और भी कोई टावर है, तो अगर वहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे लगवा दिया जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि न्यूज़पेपर पे बिल्कुल ना जाएं, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आप अपनी अपलोड करें या इनको मेल कर दें। लेट लॉन्ग जो आता है अपनी लोकेशन के साथ में, अगर आप लोग जैसे किसी को लोकेशन मंगाते हैं, लोकेशन को आप नॉर्मल वेब ये क्या बोलते हैं, क्रोम वेब ब्राउजर में जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे 12 पॉइंट या समथिंग ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर्स लिख के आते हैं, वही आपका पर्टिकुलर लेट लॉन्ग होता है। 27 पॉइंट समथिंग, इसके अलावा 78 पॉइंट समथिंग, तो वो जो नंबर लिख के आते हैं उनको उठा के वो आपका लेट लॉन्ग होता है, वो आप फ्यूचर रेफरेंस को सेव करके आप आराम से इन पर अपलोड कर सकते हैं, और आपकी टावर रिक्वायरमेंट ये बंदे आके पूरी करेंगे। और एक चीज़ और, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं रेंट मिलता है 95,000 2 लाख रुपए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टावर का जो रेंट होता है, मैं मिनिमम बता दूं आपको कि जिस समय मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पे एक हमारी साइट थी, वहाँ का रेंटल मात्र 2,000 रुपये था। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको सन 2011 की, ठीक है। उसके बाद में बंदे का रेंट अगर बढ़ा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10,000 हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। मैक्सिमम अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाके में, तब आपका जाके 40-45,000 या 50,000 तक रेंट पहुँच सकता है। लेकिन आप सोचिए कि उससे ज़्यादा, और उसमें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रेंटल होगा बस, ना कि उससे ज़्यादा। वो भी आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है बस। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ध्यान रखें कि किसी भी न्यूज़पेपर